नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपने जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो फिजिक्स है वो सारी आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी कड़ी के अंदर आज जो आपको करवा रहे हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इंग्लिश मीडियम का। तो चाय पानी पीकर बैठिए रजाई के अंदर और अपने साथ एक कॉपी ले लीजिए नोट्स बनाते हुए। आज अपने इस सारे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, तो पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो अपने इसका रिवीजन करेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले जो स्टडी हुई थी वो की थी थैलस नाम के बंदे ने। थैलस नाम का एक बंदा था जिसने 16वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि उसने एम्बर नाम का एक मटेरियल था और उसको सिल्क के साथ रब करके देखा। तो एम्बर नाम के मटेरियल से क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल या फिर क्या बोलते हैं कागज के टुकड़े वगैरह, वो क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लग गए। तो इसका मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी उस एम्बर नाम के मटेरियल पर आ गई जिससे वो स्मॉल पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। और वहीं से उस प्रॉपर्टी का नाम जो था इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा, क्योंकि जो एम्बर को लैटिन भाषा के अंदर बोला जाता है, ग्रीक भाषा के अंदर बोला जाता है इलेक्ट्रिसिया। तो वहीं से वर्ड आया इलेक्ट्रॉन और वहीं से वर्ड आ गया इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से इसके बाद में 1750 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब? 1750 के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक ग्लास रोड ली, एक प्लास्टिक रोड ली, दोनों को सिल्क के साथ रब किया। ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, ये मैं ग्लास रोड लिख लेता हूं, ये भी ग्लास रोड है, ये प्लास्टिक रोड है, ये प्लास्टिक रोड है, ठीक है। जब ग्लास रोड को ग्लास रोड के पास लेके आया तो दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगा, और जब प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के पास लेके आया तो दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगा। लेकिन जब ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड के साथ पास लेके आया तो दोनों में अट्रैक्शन होने लगा। तो उसने बोला कि ये जो रोड पे एक नई प्रॉपर्टी आई है उसको ही नाम दे दिया गया चार्ज। रोड पे एक प्रॉपर्टी आ गई, यानी रबिंग के बाद में रोड पे एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, इसको बोल दिया चार्ज। अब प्रॉपर्टी दो टाइप की थी, एक टाइप की जो ग्लास रोड पे आई थी और सेकंड टाइप की जो प्लास्टिक रोड पे आई थी। जो ग्लास रोड पे आई थी उसका नाम दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक रोड पे आई थी उसका नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। तो आप रबिंग से चार्जिंग कर सकते हो। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप अपने घर पे कंघा होता है जो कॉम्ब है, उसको ड्राई हेयर के अंदर अगर रब करके छोटे कागज के टुकड़ों को उठाना चाहेंगे तो वो आसानी से अट्रैक्ट होके उसके साथ चिपक जाते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। अब जैसा कि उसने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, देयर आर 2 टाइप ओनली। टाइप कितने हैं? ओनली 2 ही टाइप है बेटा। कितने टाइप है? ओनली 2 ही टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बाद में एक आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ये आपका नाम आ गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहां गया, एक सेकेंड, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट अलग अलग बुक के अंदर और भी दिए जाते हैं, जैसे एम्बर को रब किया गया बिल्ली की खाल से, या ऐसे कई भी एक्सपेरिमेंट और हो सकते हैं। अब इसके बाद में कंडक्टर और इंसुलेटर। अब जो चार्जेस हैं, बेसिकली जब चार्ज फ्लो करते तो उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चाहे नेगेटिव चार्ज फ्लो करे चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए ये मटेरियल, इसमें से करंट पास हो सकता है तो इसको बोलते हैं कंडक्टर, और अगर किसी में से नहीं हो सकता तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर,
क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब इंसुलेटर है, और कॉपर है, अपने ह्यूमन बॉडी है, ये सारे है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर, आप ये समझ में आ गया होगा आपको। जो सब्सटेंस क्या करते हैं, और एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, जिनका रेजिस्टेंस और जो कंडक्टिविटी है दोनों लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन, बीच में कहीं पे। इट मीन्स अगर तीनों को अगर अपने क्लासिफाइड करें तो एक तो हो गया कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर, और एक हो गया सेमीकंडक्टर। यहां पे लिख रहा हूं मैं सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है लो, रेजिस्टेंस लो, एंड कंडक्टिविटी हाई। कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। और इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई, एंड कंडक्टिविटी लो, कंडक्टिविटी लो। सेमीकंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। इट मींस पास तो होने देंगे करंट को, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पास होने देंगे, स्मॉल अमाउंट के अंदर। इसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक कंडक्टर रोड होती है कोई भी, उसकी जो एंड होता है, एक एंड पे लगा होता है, क्या लगा होता है? गोल्ड लीव्स लगी होती है, मतलब सोने की बिल्कुल पतली सी ऐसे पत्तियां लगी होती है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कि कोई मटेरियल चार्ज्ड है या न्यूट्रल है उसको फाइंड करने के लिए। सपोज कीजिए कि इस पे अपने पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं इसके साथ इसको टच कराऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू इस रोड में आएगा और इस रोड से लीव्स के ऊपर आ जाएगा। जब लीव्स के ऊपर आएगा, जैसे मान लेते पॉजिटिव चार्ज को इसके साथ क्या किया? टच किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस लीव पे आ गया, इस लीव पे आ गया, तो दोनों जो पत्तियां हैं वो क्या होगी? गोल्ड लीव्स होंगी, दूर दूर होने लग जाएंगी। इट मीन्स अगर दूर दूर हो रही है तो इट मीन्स ये जो रोड इसके साथ टच करवाई थी वो क्या है? चार्ज्ड है। और अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स वो अनचार्ज है, यानी इसके साथ कोई चार्ज रोड, कोई भी चार्ज मटेरियल इसके साथ टच करवाएंगे तो लीव्स के अंदर क्या आएगा? रिपल्शन के थ्रू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर अनचार्ज के साथ करेंगे या न्यूट्रल के साथ करेंगे तो लीव्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज से इतनी दूर हो गई, अगर इसको हटाकर मैं नेगेटिव चार्ज वाली कोई रोड इसके साथ लगा दूंगा तो वो लीव्स क्या वापिस क्या हो जाएगी? ऐसे अपनी तरफ वापिस उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगी, सेम पोजीशन के अंदर जिस पोजीशन के अंदर वो पहले से थी। तो इट मींस जो सेकंड रोड लेके आए हैं वो पहले वाले चार्ज के ऑपोजिट चार्ज की है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये सिर्फ बताता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो चार्ज है या न्यूट्रल है। इसके बाद में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बात करेंगे, तो बेसिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक चार्ज मैं आपको करवाऊंगा सारी की सारी। तो न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं अपनी। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, जिसमें से आपको कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने यहीं पे स्टडी कर ही ली होगी, 1 और 2। क्या प्रॉपर्टीज थी? प्रॉपर्टी नंबर 1 थी सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सेम चार्ज और रिपेल करते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या थी? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3 स्टेशनरी जो चार्ज होता है बेटा, स्टेशनरी का मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी ये अगर कोई चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड बनता है, जहां तक इसका इफेक्ट रहता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 4 अगर मूविंग चार्ज है, क्या हो? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज हो तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये 10th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, करंट कैरिंग वायर, यानी क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट कैरिंग वायर होता है या मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। नंबर 4 पर बात करें तो इनवेरियंस को फॉलो करता है चार्ज। इनवेरियंस का मतलब हो गया अगर चार्ज की मूवमेंट करवा दी जाए, कितनी भी स्पीड से मोशन करवा दी जाए तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मींस अगर 5 कूलम है तो अगर उसको किसी गाड़ी के अंदर रख दिया तो भी वो 5 कूलम ही रहेगा,
इसकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। ये नंबर 5 हो गया आपका इनवेरियंस। इसके बाद में एक प्रॉपर्टीज और है जो आपकी है नंबर 6। नंबर 6 है कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज क्या है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड, इट मींस क्या हो गया, उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, देन वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी। और इसके बाद में नंबर 7 प्रॉपर्टीज है, चार्ज ऑलवेज अटैच विद एनी मास, चार्ज ऑलवेज अटैच्ड विद अ मास, यानी बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, चार्ज किसी न किसी मास के साथ ही अटैच होगा। जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज है तो इट मींस इसके अंदर मास भी है, विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद में 3 प्रॉपर्टी जो है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या बोलती है, सपोज करते हैं कोई सिस्टम है, इसके अंदर प्लस का 5 चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज है, माइनस का 3 चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है, देन इसका अगर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो विद साइन, यानी विद साइन के साथ अलजेब्रिक सम होगा इसका। इट मींस प्लस का हो गया 5, 3, 8 एंड 10 और माइनस का हो गया 5, तो टोटल चार्ज का आया नेट चार्ज प्लस का 5। इट मींस ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने करेंगे तो नेक्स्ट जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी बोलती है कि यूनिवर्स के अंदर जितना चार्ज है उसको अपने ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इट मींस क्या है, चार्ज को नाइदर कैन प्रोड्यूस और नॉर कैन जनरेट, ना तो जनरेट कर सकते हो ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। ये प्रूव किया था किसने, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मिलिकन। रॉबर्ट मिलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिससे प्रूव किया कि अगर किसी भी क्वांटिटी मटेरियल के पास या किसी सिस्टम के पास टोटल जो चार्ज है, सपोज करते हैं यहाँ पे चार्ज Q है, वो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होगा एक पैकेट का। एक पैकेट का इंटीजर मल्टीपल होता है और उस पैकेट को बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है इस पर, देन ये हो जाएगा n इंटू प्लस का E, एंड अगर नेगेटिवली है देन Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का n इंटू माइनस का E। इट मींस क्या है, ये पैकेट्स है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ पैकेट ऑफ चार्ज। एक पैकेट का जो है इंटीजर मल्टीपल होता है। इस पैकेट के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी चार्ज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज। या ये बोल सकते हो कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम का ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के। अगर नेगेटिव है तो देन अपने वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और अगर पॉजिटिव है देन यूज करेंगे जैसे ये वाला तो पॉजिट्रॉन का। देन क्या हो जाएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पॉजिट्रॉन। ये ध्यान रखना, इंटीजर मल्टीपल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब चार्ज अगर ट्रांसफर भी हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, देन जो ट्रांसफर चार्ज होगा वो ऑलवेज NE के इक्वल होगा, NE के इक्वल होगा, प्लस माइनस NE के। इट मींस इंटीजर मल्टीपल होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है। 5 पॉजिट्रॉन, 10 पॉजिट्रॉन, 25 पॉजिट्रॉन, ऐसे हो सकता है। पॉइंट में, डेसिमल में नहीं हो सकता। जैसे 5/7 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही किसी सिस्टम के अंदर इतना चार्ज हो सकता है। जैसे 2.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारी प्रॉपर्टी थी अपने किसकी, चार्ज की। ये आपको तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी। कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया। इसके बाद में जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो इतना होता है। और
यहीं से देखते हैं, ये 10th वालों में बहुत बार पूछा जाता है कि देयर आर अबाउट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 कूलम जो चार्ज होगा उसमें होंगे Ne इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E से अगर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 1c अपॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था 1 अपॉन 1.6 × 10⁻19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 6 × 10⁻18। इट मींस 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जो चार्ज है 1 कूलम चार्ज होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, इसलिए स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। स्मॉल यूनिट के अंदर माइक्रो कूलम यूज करते हैं जो 10⁻6 कूलम के इक्वल होता है, मिली कूलम यूज करते हैं 10⁻3 कूलम के इक्वल होता है, और नैनो कूलम यूज करते हैं देन 10⁻9 कूलम के इक्वल होता है। आ गया समझे, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। और इसके बाद में कूलम्स लॉ। अब दो चार्जेस जो आपस में हैं अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो इट मींस उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। सपोज कि ये प्लस का 5 कूलम है, प्लस का 3 कूलम है, तो इन दोनों में क्या लग रहा है, इन दोनों में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब एग्जैक्ट ये रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा इसके बारे में एक लॉ यूज किया जाता है जिसको अपने बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ। क्या बोलता है कि दो चार्जेस है, सपोज कीजिए Q1 एंड Q2, टू चार्जेस अपने पास, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, देन इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्केयर के। तो अगर इन दोनों यहां से जो साइन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा, देन F इक्वल टू आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या है कांस्टेंट है, K क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। आ गया समझ में। अब अपने पास नेक्स्ट देखते हैं, F इक्वल टू अपने पास आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर क्या हो, इसको मैं 1 कर दूं, इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, देन ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K। अगर 1 कूलम और डिस्टेंस भी 1 मीटर कर दे तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वही क्या है कांस्टेंट K के इक्वल है। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 9 × 10⁻9 आती है, और इसकी अगर यूनिट फाइंड करते हैं तो यहीं से फाइंड कर लो। अगर K की वैल्यू फाइंड करूंगा तो F इक्वल में था Q1 Q2 डिवाइड में जाएगा, Q1 × Q2 डिवाइड में चला गया, और R स्क्वायर मल्टी में जाएगा तो R स्क्वायर, देन इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन, R स्क्वायर की होगी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके बाद में नेक्स्ट और देखते हैं कि अगर इस K की एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट को जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसी से ये जो अपना लॉ है वो बन गया, फोर्स क्या बन गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका नाम है बेटा एप्सिलॉन, और ये होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है, सपोज कीजिए मेरे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों बेसिकली चार्ज आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं करते। इस चार्ज का एक फील्ड होता है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, इस भी चार्ज का एक फील्ड होता है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है। तो बेसिकली दो चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनके जो फील्ड है वो इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जब फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो मीडियम एक्स वाई जेड जैसे एयर है कुछ भी है, वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा होती है। तो वो जो बिटवीन मीडियम है वो इस डिस्टरबेंस का रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है इसको, यानी विरोध करता है, ओपोजिशन करता है। सपोज कीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बीच में जो मीडियम है वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका अपोज करता है। उस अपोज को ही बोलते हैं परमिटिविटी,
क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अगर ये नोट है तो इट मींस फ्री स्पेस की है या वैक्यूम की है, तो एप्सिलॉन नोट इसकी वैल्यू होती है बेटा 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। और अगर किसी मीडियम के अंदर है तो मीडियम के अंदर अलग आ जाएगा, देन एप्सिलॉन एम रखेंगे, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसकी भी यूनिट बनानी हो तो अपने को पता है F इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को यूनिट चाहिए एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट को क्रॉस मल्टी करके यहाँ ले जाता हूँ, देन क्या बन जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट बना लेते हैं, ये बन गई कूलम 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 स्क्वायर बाई इसकी बन गई न्यूटन, 4 पाई की बनेगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, और आर के लिए बन गई मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होगी कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब ये कूलम लॉ समझ में आ गया। अब कूलम लॉ के लिए सपोज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो जो कूलम लॉ फॉलो करते हैं वो स्टेशनरी चार्ज फॉलो करते हैं, स्टेशनरी होने चाहिए यानी चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट चार्ज फॉलो करते हैं, यानी चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी होते हैं वही फॉलो करते हैं, जो मोशन के अंदर है वो कूलम लॉ को फॉलो नहीं करते। ये अपना कूलम लॉ आ गया, ये लीजिए जी। इसके बाद में ये कूलम लॉ हो गया, ये सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या बोलता है। सपोज करते हैं अपने पास ये कोई कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 Q1 पे एक्सर्ट करेगा। सपोज कीजिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये इसको रिपेल करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है देन क्या करेंगे, ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये रिपल्सन या अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने इसी को वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर डिनोट कर सकते हैं। तो जो फोर्स लगेगा, अब यहाँ पे फोर्स दो लग रहे बेटा, एक तो लग रहा है F12, एक लग रहा है F21, एक लग रहा है F12, एक लग रहा है F21। 12 का मतलब 21 का मतलब है जो चार्ज नंबर 1 एक्सर्ट कर रहा है 2 पर, जिस पर एक्सर्ट कर रहा है, इट मींस ये उस पर एक्सर्ट कर रहा है। और 12 का मतलब हो गया जो चार्ज नंबर 2 एक्सर्ट कर रहा है 1 पर, जिस पे एक्सर्ट कर रहा है वो पहले आता है। इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, अब इनका पोजीशन वेक्टर लगेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगेगी, दो भी क्या लग जाएगी, R21 का स्क्वायर और R12 का सॉरी 21, ये तो होगी बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अब अपने को जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, देखिए 1 किस पे कर रहा है, 2 पर कर रहा है, इट मींस इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा ये आ गया अपना R21 आ गया, और इसका अपने यूनिट वेक्टर यूज करेंगे क्योंकि फोर्स एक क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो आ जाएगा R21 कैप। अब इसी हिसाब से इसका ऑपोजिट जो लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। अब नोट करने वाली बात है कि जो F12 है और F21 है, दोनों फोर्स इक्वल है। देखिए K इक्वल Q1 इक्वल Q2 इक्वल, और R12 और R21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है। इट मींस F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21,
F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F21। ये क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या जो फोर्स होते हैं ऑलवेज पेयर में लगते हैं, जितना फोर्स लगता है उतना ही ऑपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, एक सपोज करते हैं प्लस का 5 कूलम चार्ज है और एक सपोज करते हैं 100 कूलम चार्ज है या 1000 कूलम चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, आपको पता है प्लस प्लस है, देन F इक्वल टू क्या लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेसिकली इन दोनों के मल्टी पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, इन दोनों के मल्टी पर। तो इट मींस जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये उस पर लगाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है वो इन दोनों के मल्टी पर डिपेंड कर रहा है, ना कि Q1 या Q2 को पर डिफरेंट अलग अलग डिपेंड नहीं कर रहा। तो इन दोनों के इट मींस जितना फोर्स ये इतना बड़ा कूलम इतना बड़ा चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स छोटा सा चार्ज उस पे लगाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात, ये लीजिए ये आपका कूलम स्लो हो गया और उसका वेक्टर एडिशन हो गया। इसके बाद में देखते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां पे एक नई चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, सपोज करते हैं ये चार्ज Q नोट है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 पड़ा है, यहाँ पे Q2 पड़ा है, यहाँ पे Q3 पड़ा है, ये डैश 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 Qn चार्जेस है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इस Q नोट पे ये भी चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये भी 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 लगा रहा है। देन इस Q नोट पर टोटल जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन Q नोट, टोटल फोर्स ऑन Q नोट जो होगा वो होगा इन अलग, इनका जो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग, इसका 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 इसका, टोटल इन सभी के जो फोर्स लग रहे हैं उनके टोटल के इक्वल होगा। यानी जो F नेट होगा वो इक्वल होगा बेटा F01, इट मींस जीरो पर एग्जैक्ट कर रहा है कौन 1, प्लस में F02 जीरो पर एग्जैक्ट कर रहा है कौन 2, प्लस में F03 सो ऑन F0n। यानी किसी चार्ज, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो अलग अलग लगे फोर्स के टोटल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वर्ड यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपने, अगर इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए। तो एफ नेट अपने पास क्या आ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा F01, तो आएगा K Q नोट Q1 अपॉन 01 R01 का स्क्वायर R01 का कैप, प्लस में K Q नोट Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप, सो ऑन K Q नोट Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का कैप। और इसको समेशन फॉर्म के अंदर, सिग्मा फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो सिग्मा जो कॉमन आ रहा है बाहर आ जाएगा Q, और Q नोट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया बेटा Qi अपॉन R0i का स्क्वायर और 0i R0i का कैप। i की वैल्यू कहां से जा रही है 1 to i की वैल्यू n तक। अगर 1 रखेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा, n रख देंगे तो ये आ जाएगा, और सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो ये हो गया अपना सिस्टम ऑफ चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ये लीजिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज करते हैं एक चार्ज है, कोई भी प्लस का चार्ज है, इसके सराउंडिंग स्पेस के अंदर एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। यानी इसके सराउंडिंग के अंदर
किसी भी ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग के अंदर एक रीजन होता है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि किसी चार्ज का जो फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद में जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अपने इतने कोई कंसीडर करते हैं, ये नोट कर लेना, थोड़े से कोई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए जो फील्ड नाम की थियरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का जो थियरी है वो दी थी माइकल फेराडे ने। किसने? माइकल फेराडे ने। फेराडे ने बोला कि जो चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग के अंदर रीजन है वो एक फील्ड है, जहां एक फील्ड, इमेजिनरी फील्ड बन रहा है या जिसको बोलते हैं इनविजुअल फील्ड बन रहा है, और ये फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज को रिपेल करता है। अब यहीं पर सपोज करते हैं इसको यहाँ पे लेके आ गया तो यहीं से रिपल्सन स्टार्ट हो गया। इट मींस फील्ड के बीच में क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ, ना कि चार्जेस के बीच में। तो फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, ये अपने पास फील्ड आ गया। अब इसके लिए, इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए सही तरीके से अपने को एक ऐसा चार्ज यहाँ पे लेके आना पड़ेगा कि जो चार्ज इसका मतलब पोस्टमार्टम कर सके, बता सके कि ये कैसा है, कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो इसके लिए एक अंपायर यूज करते हैं, इसको अंपायर जर्नल वर्ड में यूज करते हैं, जो बताता है फेल है, पास, एक्स वाई जेड। तो उसको बोलते हैं बेटा पॉइंट चार्ज, और बोलते हैं उसको टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, यानी +1 कूलम को बोलते हैं। नोट कर लेना, 1+1 कूलम को। अगर +1 कूलम को यहां पर लेके आते हैं तो +1 कूलम क्या करेगा? चार्ज इसको, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसे रिपेल करेगा, तो इस लाइन के अंदर ये इसको वापस पुश करेगा। ठीक है, आ गया समझ? अब फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज करते हैं ये वाला चार्ज अपने पास कैपिटल Q था और इधर से Q0 चार्ज लेके आए, या Q चार्ज लेके आए। क्या चार्ज लेके आए? Q चार्ज लेके आए। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, अपने पास पता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। देखिए Q चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा है? F। Q चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा है? F। देन 1 कूलम चार्ज पे क्या लगेगा? F अपॉन Q। 1 कूलम पे क्या लगेगा? F अपॉन Q। पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी E = अपने पास हो गया F अपॉन Q, या Q की वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं। देन ये अपने पास आ जाएगा F अपॉन Q इक्वल टू आएगा Q अपॉन R² और डिवाइड में Q था, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपिटल ये R², KQ अपॉन R²। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जनरल वर्ड में इसको बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? F वेक्टर है, ये क्या है? स्केलर है। देन ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। और इसकी यूनिट जो होगी बनाएंगे तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन और इसकी यूनिट होगी कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। अब आपको नोट करना है E = क्या था? E = था F अपॉन Q इक्वल टू आया था अपने पास KQ अपॉन R² और यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। अब नोट करने वाली बात, अगर ये कैपिटल Q चार्ज था तो जो फील्ड है वो ओनली इस चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ना कि आने वाले चार्ज पर। नोट कर लो, आने वाले चार्ज पर फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा, फील्ड डिपेंड कर रहा है इस चार्ज पर। यानी फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। इस स्टेशनरी चार्ज की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट वगैरह आपको समझ में आ गई। अब यहीं से अगर ये फील्ड आ गया, इसके बाद में अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, क्या हो? सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। ठीक है, वही सेम, अगर Q0 आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया, इस पॉइंट पर 1 2 3 के हिसाब से देख लेते हैं, और Qn आ गया, और इस पॉइंट पर अगर टोटल फील्ड फाइंड करना है
क्या करना है, टोटल फील्ड फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अलग अलग जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, इसका फील्ड, इसका फील्ड, इसका फील्ड, टोटल फील्ड, इस यानी टोटल फील्ड ऑन एनी पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन En। इट मींस क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ फील्ड ऑफ ऑल चार्जेस। आ गया समझे। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। E इक्वल टू अपने पास क्या आएगा बेटा, फर्स्ट के लिए क्या आएगा KQ1 अपॉन R, इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं R01 मान लेता हूँ, इसका 02 मान लेता हूँ, इसको 03 मान लेते हैं ऐसे, देन R01 का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास E इक्वल टू क्या था, E था KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, तो ये पुट कर दिया। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस, और प्लस में ध्यान रखना बेटा कि ये क्या है, वेक्टर है, तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन लेकर चलनी पड़ेगी, R01 का कैप प्लस में R02 का कैप, सो ऑन KQN अपॉन R0N का स्क्वायर एंड R0N का कैप। और इसको वापस वही अपने क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, समेशन फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। देन अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, K कॉमन आ गया ओनली, और बाकी क्या बन गया, सिग्मा QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का कैप। I की वैल्यू कहां पे, 1 to लेकर n तक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी सिस्टम जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्स लॉ फॉलो करता है, फोर्स फॉलो करता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस अगर इसको 1 कर दूं देन E इक्वल टू F, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपना। नेक्स्ट, ये अपने पास हो गया जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारा मैंने करवा दिया आपको। अब नोट करने वाली बात जो आपको नोट करनी है, सपोज करते हैं अगर यहाँ पे चार्ज प्लस का था Q, देन आने वाला अंपायर क्या था, प्लस का 1 कूलम, यानी अपने पास 1 कूलम था, तो ये चार्ज अगर यहां पर आएगा तो कैसे जाएगा, ये रिपल्सन के थ्रू वापस जाएगा ऐसे, ये पॉइंट चार्ज था, रिपल्सन के थ्रू यहाँ पे आएगा तो रिपल्सन के थ्रू वापस जाएगा। तो इट मींस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली यानी जैसे ये रेडियस बनती है ऐसे आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता तो आने वाला +1 कूलम सीधा स्ट्रेट पाथ के अंदर ऐसे आता, तो वो रेडियली इनवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। ये लीजिए जी, ये अपने पास पढ़ लिया। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड आ गया। और नोट करने वाली चीज क्या थी, यहीं पे बता दें, यहीं पे बता देते हैं। E इक्वल टू क्या था, E इक्वल टू अपने पास आया था बेटा KQ अपॉन R स्क्वायर। इट मींस E प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इट मींस क्या हो गया, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वांटिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस क्या होगा, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। इट मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यहाँ पे फिर वीक होगा, यहाँ पे वीक होगा, करते 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 जीरो कभी नहीं होता, ये नोट करना, जीरो होता है इनफाइनाइट पर। कहां पर होता है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। आ गया समझे बेटा। तो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ भी कई बार पूछा जा सकता है। तो E और R स्क्वायर में जो ग्राफ आता है वो लगभग ऐसे से ग्राफ होता है, जैसे जैसे R स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करेगी क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको करवा दिया।
नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फिजिकल क्या यूज है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी समझनी जरूरी है, क्योंकि फील्ड का जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसी से अपने को पता लगता है कि कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये सब, ये सारी थ्योरी आप पढ़ लेना चाहिए। The true physical significance of concept of electric field emerges only when we go beyond electrostatics and idle with time-dependent electromagnetic phenomena. Suppose we consider the force between two distant charges Q1 Q2 in accelerated motion. Now the greatest speed with which a signal of information can go from one point to another point is c, the speed of light. The effect of any motion of Q1 and Q2 cannot arise instantaneously. There will be some time delay between the effect and the cause. Is precisely here that the motion of electric field is natural and very useful. The field picture is this: the accelerated motion of charge Q1 produce electromagnetic wave and which then propagate with the speed of c, reach Q2 and causes to force on Q2. The notion, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड के अंदर आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर कोई चार्ज Q है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी के अंदर उसके अंदर चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटेड है, या उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहा है जिसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसका जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। यानी एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है उसका फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड होते हैं और दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है सी की स्पीड से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से। ये सारी थ्योरी थी, ये जी आगे। इसके बाद में अपने पास, और मैं कोशिश करूंगा, अभी आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं तो न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, न्यूमेरिकल में आपको कोशिश करूंगा बाद में आपको वीडियो बना के समझाए जाएंगे न्यूमेरिकल। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब माइकल फेराडे ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो अपने पहले फाइंड कर लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली थी। अब एक नया कंसेप्ट आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, प्लस चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हालांकि ये होता है इनफाइनाइट तक है लेकिन एक फिक्स रेंज तक ये अपना स्ट्रॉन्ग होता है, तो अपने इसको ही मेंशन करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो आगे अंदर कैसे बना है, तो वो बना होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। वही जो +1 कूलम चार्ज था यहाँ पे आएगा तो जिस पाथ पर वो फॉलो करेगा, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस भी पाथ को ये फॉलो करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी ये इमेजिनरी या वर्चुअल कर्व होते हैं जिस पर पॉइंट चार्ज मूवमेंट करता है, जिस पर पॉइंट चार्ज क्या करता है, मूवमेंट करता है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे तो स्ट्रेट है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस का तो होता है आउटवर्ड ऐसे, और माइनस का होता है इनवर्ड ऐसे। तो इट मींस प्लस से प्रोड्यूस होकर ये एन माइनस पर एंड हो सकता है, प्लस से प्रोड्यूस होकर माइनस पे एंड हो सकता है। यानी अगर ये प्लस चार्ज है, इससे फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये माइनस की साइड में जाएगा क्योंकि माइनस का इनवर्ड होता है, तो ये ऐसे। इट मींस ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर यहां पर +1 कूलम चार्ज रख दूं तो वो इस पाथ को फॉलो करके यहां पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आउटवर्ड था, इसके लिए इनवर्ड था। इट मींस
फील्ड लाइन जो है वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। अब सपोज करते हैं इस पॉइंट पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, आपको पता होगा कि यहां से तो ऐसे जाती और यहां से ऐसे होती इनवर्ड, तो इस पॉइंट पे जो होगी वो होगी इस कर्व पे टेंजेंट। यानी किसी पॉइंट पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है उस पे जो टेंजेंट होगी उसकी डायरेक्शन के अंदर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, इट फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज जो होंगी वो क्या होगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ट। ठीक है, और प्लस चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं ऐसे, यानी दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, उनकी जो फील्ड लाइंस है वो भी रिपेल करती है। इट मींस इनका जो फील्ड है उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, ना कि चार्जेस के बीच में, तो इनकी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं ऐसे। अगर ऑपोजिट चार्जेस है देन फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ऐसे मर्ज हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, सेम चार्जेस की फील्ड लाइन रिपेल करती हैं और ऑपोजिट चार्ज की फील्ड लाइन है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब इसके बाद में मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट पर फील्ड लाइन पर अपने टेंजेंट खींचेंगे, वो डायरेक्शन होगी। और क्या है, ये हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। यानी अगर कहीं पे फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कोई फील्ड लाइन ऐसे आई, तो दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब आपके माइंड में आ जाएगा कि सर पॉसिबल क्यों नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था F/Q, और इसके लिए भी F/Q आएगा। अब ये भी एक फोर्स लाइन है, यानी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है, ये भी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है। तो अगर दो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं एक ही डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में थोड़ी हो सकता है। इसलिए ये जो फील्ड लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये लीजिए जी, ये पॉजिटिवली आउटवर्ड, इनवर्ड हो गया, प्लस प्लस वाली रिपेल करती है। अब एक नई फिनोमेना को समझते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब माइकल फैराडे ने पहले फील्ड की थ्योरी दी थी, उसके बाद में फील्ड के बारे में एक थ्योरी और दी गई जिसका नाम बोला गया फ्लक्स। क्या बोला गया, फ्लक्स। सपोज करते हैं ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही है। जाने का मतलब क्या हुआ कि इधर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, उधर कहीं पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई एक एरिया लेता हूं, ऐसे कोई भी एक एरिया है, इस एरिया के जो लाइन परपेंडिकुलर पास होती है, 90 के एंगल पे पास होती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ गया समझे। सपोज करते हैं ये अपने पास कोई, ये लीजिए इसके हिसाब से देखते हैं। सपोज करते हैं ये अपने पास एरिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स में काउंट नहीं होती। जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 के एंगल से इसको इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, इसके साथ 90 के एंगल से अटैच होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ गया समझे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी वो फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया के साथ अटैच होती है 90 के एंगल पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है ये,
अब ये क्यों होता है, ये भी नोट करने वाली बात है, ये ही क्यों होता है। सपोज करते हैं ऐसी फील्ड लाइन जा रही है और कोई इसके साथ थीटा एंगल बनाकर एक रखा हुआ है, कोई थीटा एंगल बनाते हुए इसके साथ क्या रखा हुआ है, एरिया रखा हुआ है। ये लीजिए, ये रहा, ये एरिया है, फ्लक्स लाइन ऐसे जा रही थी, एरिया थीटा एंगल के साथ रखा हुआ है, ये वाला है। इस एरिया से फाइंड करना अपने को। ये वाला अपने पास एरिया है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये निकालें अपने पास, ये वाला, अब इसके परपेंडिकुलर पास चाहिए अपने को। परपेंडिकुलर किसके पास होंगे, इस एरिया के, इतने एरिया के पास होंगे, इस एरिया के, ठीक है। और अब आपको पता है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया के लिए चाहिए थीटा। तो अब अपने को ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला, ये अपने पास क्या था, एस। आपको पता है कि ये वाला एरिया, इसको मान लेता हूं मैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो अब आपको एक रिलेशन पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सीबी अपॉन ए बी, यानी क्या, ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। देन सीबी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए बी कोस थीटा। और ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है, एस, सरफेस एरिया एस। देन सीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस कोस थीटा। आ गया समझे। इसलिए जो फील्ड लाइन के लिए एरिया यूज होता है वो कोस थीटा के साथ होता है। आ गया समझे, ये लीजिए। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला क्या बन गया। अब यहां पे एक और आपको चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आपको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, इसके रास्ते में कहीं पे एस एरिया पड़ा था थीटा एंगल के साथ। देन इससे जो पास फ्लक्स होती है वो होती है ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कोस थीटा। यानी किसी एरिया से जो पास फ्लक्स होती है, यानी परपेंडिकुलर अटैच जो फील्ड लाइंस होती है या फ्लक्स होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल। 11th के अंदर आपने स्केलर प्रोडक्ट समझ लिया होगा, फाई इक्वल टू आएगा ई डी एस कोस थीटा। आ गया समझे, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज समझते जाना बेटा, इसको मैं बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। फाई इक्वल टू अपने पास हो गया ई डी एस कोस थीटा, ये वाला है। सपोज कर रहे हैं कि ये वाली फील्ड लाइन जा रही है और एक एरिया मैंने ठीक इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख रखा है, ऐसे ये वाला एरिया है, ये लीजिए, इसके पाथ में ऐसे परपेंडिकुलर रख रखा है। देन इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 एंगल। इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 एंगल क्या बन जाएगा, 90। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90, यानी एरिया और फील्ड के बीच में एंगल क्या हो, 90। देन कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई डी एस कोस 90 की वैल्यू होगी 1। देन ई डी एस मैक्सिमम पास होगी, मैक्सिमम पास होगी, जो किसके इक्वल होगी, ई इंटू डी एस के, मैक्सिमम पास हो जाएगी, ठीक है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेकिन एक मिनट ध्यान रखिए, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं की है, पहले बता देता हूं आपको। डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, अगर कोई एरिया होता है, सपोज करते ये वाला एरिया है, तो एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है, यानी एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर। एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होती है, एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सपोज करते हैं, देखो ये वाला एरिया आपके पास है, ये वाला एरिया है, तो अगर आप इसको देखना चाहोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ये आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन इस एरिया के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब इस हिसाब से अपने थीटा देखना पड़ेगा। जैसे अपने पास फाई क्या था, फाई इज इक्वल टू था ई डी एस कोस थीटा। सपोज करते फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है,
ठीक है, ठीक है। अब आपने जो थीटा है वो थीटा एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल देखते हैं। अब फील्ड वेक्टर इसी डायरेक्शन में, अब इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। देखो फील्ड का वेक्टर इसी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, ये आउटवर्ड है ना। देन थीटा क्या आएगा 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई डी एस कोस 0 और ई डी एस कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, देन हो जाएगा ई डी एस मैक्सिमम। यानी अगर ऐसे इन दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है ना, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, देन फील्ड आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगी। और अगर ये 90 बन जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 का मतलब हो गया ये। अब देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन ये है, ये ऐसे एरिया की डायरेक्शन ये है, तो इट मींस फील्ड और एरिया के बीच में, यहाँ पे रख लेता हूँ, फील्ड और एरिया के बीच में एंगल क्या बन गया 90, फील्ड और एरिया के बीच में एंगल क्या बन गया 90 यहाँ पे। देन कोस 90 की वैल्यू अगर ऐसे पुट किया हुआ है तो आपको पता है कि जितनी फ्लक्स जाएंगी इसके ऊपर से चली जाएंगी, नीचे से चली जाएंगी ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो पास नहीं होंगी। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन ई डी एस, फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, देन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा 0। बोलो आ गया समझो, बोलो कोई दिक्कत। ये दो कंडीशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं जो आपको आगे एक चैप्टर के अंदर यूज होगी। अभी अगर अपने किया था ई डी एस कोस 0 इक्वल टू अपने पास आया था फाई इक्वल टू आ गया ई डी एस और कोस 0 की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। तो यहीं से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और बना सकते हो, सॉरी डेफिनेशन, E इज इक्वल टू फाई बाई डी एस, नोट कर लेना। यानी फ्लक्स अटैच विद यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, फ्लक्स अटैच विद यूनिट एरिया जो परपेंडिकुलर होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा कि ये फाई वेक्टर नहीं है, ये फाई वेक्टर नहीं है, ये नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अटैच perpendicular to any surface, उसको बोलते हैं फ्लक्स। आ गया समझे, ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डी एस, या फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। थीटा क्या, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच में थीटा, ये लीजिए। नेक्स्ट अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक, ये अपने पास ई डी एस आ ही गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेक्स्ट, अगर सपोज करते सेम चार्ज, जैसे प्लस का 2 चार्ज माइनस का 2 चार्ज, सेम एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर किसी बहुत कम डिस्टेंस से ऐसे अटैच हो, यानी दो चार्जेस जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का सिस्टम जो आर डिस्टेंस से सेपरेट हो, इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और आपको पहले बता भी दूं कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इसको ही बोलते हैं पोलैरिटी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी। टू इक्वल एंड ऑपोजिट
चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डायपोल। आ गया समझ बेटा, इसको बोलते हैं डायपोल। अब डायपोल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, डायपोल के लिए अगर अपने फील्ड लाइंस खींचे, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेट डिस्टेंस आर है, ठीक है। आर भी लिया जाता है, कई जगह डी भी लिया जाता है और कई जगह 2d भी लिया जाता है तीनों ही आपको बताए। अगर फील्ड लाइंस देखें तो बेटा फील्ड लाइंस इसकी कैसे आएगी, ऐसे +2 माइनस ऐसे, ये फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस बनेगी। अब आउट जो डायपोल के आउटसाइड फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन इस डायपोल के अंदर इनसाइड है वो ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आउटसाइड में है देन तो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड होगी देन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डायपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड आउटसाइड अ डायपोल इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब नई चीज देखते हैं, अब ये जैसे मैंने बोला था कि ये प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, इन दोनों के बीच में सेपरेट डिस्टेंस थी आर, ठीक है। तो अब एक नई चीज से मिलते हैं जिसका नाम होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, जो चार्ज है इनटू जो डिस्टेंस है आर, इन दोनों के मल्टी को ही बोलते हैं डायपोल मोमेंट, इन दोनों के मल्टी को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं पी से, किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब नोट करने वाली बात, डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो तो स्केलर है, लेकिन आर सॉरी क्यू जो है चार्ज जो है वो तो स्केलर है, लेकिन आर एक वेक्टर है। और ये वेक्टर कैसे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो आउटसाइड तो +2 माइनस थी, इनसाइड क्या थी -2 प्लस, इट मींस आर की एक डायरेक्शन होगी, कौन सी, -2 प्लस, तो पी की भी डायरेक्शन होगी -2 प्लस। आ गया समझे। अब पहले डायपोल मोमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ या मल्टी ऑफ वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिटवीन बोथ चार्जेस, इन दोनों का मल्टी जो होगा वो ही क्या होगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट अगर फाइंड करें तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम मीटर, क्योंकि इसको मेजर करेंगे कूलम में, इसको मेजर करें मीटर, तो इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर। इसी कूलम मीटर का एक नाम और होता है जिसका बोलते हैं डिबाई, क्या बोलते हैं, डिबाई, इसको बोलते हैं डिबाई। यानी डायपोल मोमेंट की एक तो यूनिट होगी कूलम मीटर और एक डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी डिबाई। अब ये आपको समझ में आ गया डायपोल मोमेंट। और वीडियो काफी बड़ा बन गया है, तो आज के वीडियो में अपने इतना ही करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करके, और कल वाले चैप्टर के अंदर बस गॉस लॉ बचा है और 2 डेरिवेशन इसके और गॉस लॉ बचा है, तो कल वाले चैप्टर वीडियो के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, और लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।